सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान के अध्याय नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली थी। अब ये संधियों वाली बात हमने पिछले अध्याय में अर्थात अध्याय नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अर्थात सबसे पहले संधि किसने की थी, सबसे बाद में संधि किसने की थी और संधियों की शुरुआत कब हुई थी। तो आप अध्याय नंबर 1 की वीडियो देख लेना, जिसमें यह निश्चित किया गया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी, परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। अर्थात क्या किया, राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्य के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। अर्थात यह इनके बीच समझौता हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना को जन्म दिया। अर्थात जो एक संधि पत्र था उसकी अनदेखी की गई, अर्थात उसका पालन नहीं किया गया। अब है राजस्थान में 1857 की क्रांति के कौन कौन से प्रमुख कारण थे, उसको दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, अर्थात आपसी मामलों में हस्तक्षेप। संधि पत्रों की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा के महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद। तो आपको ध्यान रखना है, मांगरोल का युद्ध हुआ था 1 अक्टूबर 1821 को। इस समय कोटा के महाराव कौन थे भाई? कोटा के महाराव थे महाराव किशोर सिंह। कौन थे? किशोर सिंह थे, महाराव किशोर सिंह। तो मांगरोल का युद्ध हुआ था 1 अक्टूबर 1821 को, और इस समय कोटा के महाराव थे किशोर सिंह। तो कोटा महाराव के विरुद्ध अंग्रेजों ने किसकी मदद की थी? दीवान जालिम सिंह की मदद की थी, और इसकी मदद से दीवान जालिम सिंह जीत गया था और कोटा के महाराव किशोर सिंह हार गए थे। तो ये था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। आगे है मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपया दृष्टि पर निर्भर बना दिया। अर्थात अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं की प्रभुसत्ता को बिल्कुल समाप्त कर दिया और उन्हें अपने ऊपर आश्रित कर लिया। दूसरा है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। अर्थात उस टाइम महाराव लक्ष्मण सिंह नाबालिग थे, इस कारण वहां पर क्या किया गया, अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई। आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई। तो ये था राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। आगे है सामान्य जनता की भावना क्या थी। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध
चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म एवं जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डोंगजी, जवाहरजी एवं लोठू लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। अब डोंगजी और जवाहरजी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो डोंगजी जवाहरजी कौन से जिले से संबंधित थे भाई? ये सीकर जिले से संबंधित थे। कौन से जिले से? सीकर जिले से संबंधित थे। और ये क्या थे? आपस में काका भतीजा थे। क्या थे? काका भतीजा थे। काका भतीजा थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे? अमीर और धनवान लोगों को का धन लूटते थे और वो गरीबों को बांटते थे, जिससे ये गरीबों की मदद करते थे। तो आपका इसको थोड़ा ध्यान रखना। डोंगजी और जवाहरजी कौन से जिले थे? तो वो थे सीकर जिले से, ठीक है। 4 नंबर है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। तो खिराज मैंने आपको पिछले अध्याय में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया था, अर्थात कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर था, ठीक है। खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी थी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई, अर्थात राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर भी धन की वसूली की गई थी। अब ये 4 क्वेश्चन है यहाँ पर जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अर्थात 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई थी। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी। ये 4 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर लगा लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। क्या किया गया अभी? जो अगर अंग्रेजों ने इनका तो गठन कर दिया, अब जो इनके रख रखाव का खर्चा था वो खर्चा किससे वसूल किया गया? संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। अगला है सामंतों की मनोदशा। सामंतों की मनोदशा किस प्रकार हो गई थी, चलिए देखते हैं। तो पहले सामंत क्या थे इसका पता होना चाहिए आपको। सामंत क्या थे? सामंत वो जमींदार या योद्धा सरदार थे जो राजा के अधीन रहकर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। क्या थे? राजा के अधीन रहकर अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। राजा उन्हें भूमि या जागीर प्रदान करते थे और वे भी राजा की मदद किया करते थे। जब भी कोई युद्ध होता था तो वो राजा की मदद किया करते थे, तो वो थे सामंत। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे। अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउआ, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो उस टाइम सामंतों की मनोदशा बहुत ही दयनीय हो गई थी, अर्थात उनका अंग्रेजों के प्रति रोष बढ़ता गया। अब है तात्कालिक कारण। भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये था 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला है क्रांति का प्रारंभ, अर्थात क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सावर्स, मोकमेसन और कर्नल इडल पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी अर्थात एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। तो उस टाइम मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का था मेजर सोर्स। और मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का था मोक मेसन। और जयपुर का था कर्नल ईडन। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भरतपुर, भरतपुर का था मॉरिसन। और कोटा का था मेजर बर्टन। और सिरोही का था जेडी हॉल। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। अगला है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब छावनियाँ क्या होती है, ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। अर्थात जहाँ पर सैनिक रहते थे, अर्थात सैनिकों का डेरा, अर्थात रहने की व्यवस्था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहला है नसीराबाद। तो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय था अजमेर। और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दूसरा है नीमच। नीमच का मुख्यालय था ग्वालियर। इसमें कौन सी रेजिमेंट थी? मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। तीसरा था एरिनपुरा। एरिनपुरा का मुख्यालय था पाली। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? जोधपुर लीजियन। 4 नंबर है देवली। देवली का मुख्यालय कहाँ था? टोंक। और इसमें कौन सी रेजिमेंट थी? कोटा कंटिजेंट। 5 नंबर है ब्यावर। ब्यावर का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? यहाँ पर थी मेर रेजिमेंट। 6 नंबर है खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा छावनी का मुख्यालय था उदयपुर। और इसमें कौन सी रेजिमेंट थी? बेल रेजिमेंट थी। तो ये 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। तो आपको इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अर्थात कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, आगे है, इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। इसमें कितने भारतीय सैनिक थे? 5000 भारतीय सैनिक थे। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। कब मिली? 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहाँ पर मिली थी? माउंट आबू में मिली थी। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। तो पहला है नसीराबाद का विद्रोह है। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो नसीराबाद में छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कब किया भाई? 28 मई 1857 को। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पॉटिसवुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो किसकी हत्या की गई? मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की हत्या की गई। ठीक है, दूसरा है नीमच में विद्रोह है। 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। किसके नेतृत्व में भी? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और सवे नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने वापस अधिकार कर लिया? भी अंग्रेजों ने यहाँ पर वापस अधिकार कर लिया। किसकी सहायता से? कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला है एरेनपुरा में विद्रोह है। 21 अगस्त 1857 को एरेनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां,
सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो किसने विद्रोह का बिगुल बजा दिया? अभी जोधपुर लीजियन में मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम ने। ठीक है, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। ठीक है, वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है भी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी सैनिक छावनी ने दिया? तो कौन सी सैनिक छावनी ने दिया था भाई? एरिनपुरा। ठीक है, अगला है आहुआ में विद्रोह। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठाकुर कुशाल सिंह से संबंधित है पूरा आहुआ का विद्रोह है। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा। आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट एवं जोधपुर महाराजा तखत सिंह की संयुक्त सेना को परास्त किया था। तो ये इसको बिथोड़ा का युद्ध भी बोला जाता है। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोकमेसन का सिर काटकर आहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 ईस्वी में आहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। आहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से पसंद करते हैं। तो इसके बारे में एक होली के माध्यम से एक कहावत भी है। तो यह है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। तो अगला है कोटा का विद्रोह है। कोटा का विद्रोह पढ़ते हैं, अर्थात यहां पर सुनियोजित क्रांति हुई थी। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब अली खां के द्वारा की गई। कौन थे भाई? लाला जयदयाल एवं मेहराब अली खां। राजस्थान में सबसे सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कहां पर हुई? तो इसका आंसर होगा कोटा। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया। उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल से जहां से क्रांति का सखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया और आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब है क्रांति का समापन, अर्थात क्रांति का समापन कब हुआ? जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। अर्थात अंग्रेजों ने जून 1858 तक वापस अधिकांश रियासतों पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, अगला है 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कौन कौन से कारण रहे, अर्थात ये 1857 की क्रांति सफल क्यों नहीं हो सकी, इसके बारे में बताया गया है। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्नलिखित कारणों से इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। पहला है, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। तो अधिकांश जो राजा महाराजा थे उन्होंने किसका सहयोग किया था? अंग्रेजों का सहयोग किया था। अर्थात वो क्रांतिकारियों का सहयोग करते तो सफलता मिल सकती थी। दूसरा है, क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई, अर्थात कम स्थानों पर ही इसकी शुरुआत हुई थी। चौथा है,
कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए थे। यानी कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक में जो विद्रोह हुआ था वो अलग अलग समय पर शुरू हुआ था। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था, अर्थात कोई भी इनका नेतृत्व करने वाला मुख्य व्यक्ति नहीं था। अगला है, राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था। अगला है, मारवाड़, मेवाड़ एवं जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। कहाँ के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया? भी मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने। तो ये क्रांति की असफलता के मुख्य कारण रहे। अब है क्रांति के परिणाम, अर्थात जो 1857 की क्रांति हुई उसके क्या परिणाम निकल के सामने आए। पहला है, राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया, यही नहीं पुरस्कार देना एवं उपाधियां देना भी शुरू किया। दूसरा है, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो मैंने सामंत के बारे में पीछे बताया था। अगला है, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यह क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1957 ईस्वी में भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान साबित हुई। तो ये 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम थे। ठीक है, अब देख लेते हैं शब्दावली। विद्रोह क्या होता है? विरोध करना या बगावत करना। दमन क्या होता है? बलपूर्वक शांत करना। छावनी होती है सैनिकों का डेरा जहाँ पर सैनिक ठहरते हैं। एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि, ये होता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नसीराबाद से। दूसरा है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ये किया था आउवा में। तीसरा है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है। 4 नंबर, खेरवाड़ा और नीमच राजस्थान की वे छावनियाँ थी जहाँ क्रांति नहीं हुई थी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ हुआ था 28 मई 1857 को। आगे है, खेरवाड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? ये थी भील रेजिमेंट। 3 नंबर है, एरेनपुरा छावनी के विद्रोही सैनिकों ने कौन सा नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े थे? तो वो थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 4 नंबर है, मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी को